कैसा तूफान आ रहा है? ओ भाई चट्टानी गिर रही वहाँ। एनटीपीसी तो गया। वो देख ना नीचे पे भयंकर ब्रिज भी जाएगा। यार खतरनाक आ रहा है ये। जल्दी आ। गए 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 गए। अड़ गया यार अड़पाल में। देखिए भाई तूफान आ रहा जबरदस्त। कंपनी की तरफ जा रहा है ये। मंदिर बनेगा क्या? हाँ? मंदिर नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तराखंड के चमोली जिले में तपोवन के पास आपदा में अब तक 10 लोगों के शव को बरामद किया गया है। हालांकि अभी लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ ने कहा है कि अगले 48 घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। इस बीच अच्छी खबर यह है कि तपोवन के पास एक सुरंग में फंसे सभी 16 लोगों को बचा लिया गया। आईटीबीपी जवानों की जाबाजी ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे का मुआयना कर देहरादून लौटे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मृतक के परिवारजनों के लिए 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया। राहत के लिए गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से 2 C-130J हरक्यूलिस विमान देहरादून पहुंच गए हैं। भारतीय नौसेना के गोताखोर की टीम भी उत्तराखंड के लिए रवाना है और अगर कोई नदियों में फंसा हो तो उन्हें बचाने के लिए ये गोताखोर काम आ सकते हैं। पानी की धार में चकनाचूर होकर बही जा रही हैं चट्टानें। बहे जा रहे हैं पुल। बह रहा है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। बह रहे हैं मकान। बह गए इंसान। बहती जा रही हैं खुशियों की गठरियां। तूफान आ रहा है कहाँ नीचे? ओ भाई चट्टानी गिर रही वहाँ। एनटीपीसी तो गया। मशीन का है। वो देख ना नीचे पे भयंकर ब्रिज भी जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत ने बर्बादी वाली गिरहें एक बार फिर खोल दी है। बर्बादी बनकर टूटा है ग्लेशियर। अड़ गया यार अड़पाल में। रेणी का है कंपनी का यार। वो तो नहीं होता। देखिए भाई तूफान आ रहा जबरदस्त। कंपनी की तरफ जा रहा है ये। तो किसी को कोई पता नहीं होता कब फट जाता है। सिंपली ऐसा हुआ कि ऊपर से जब बहुत भारी साउंड हमको लगा तो गांव वालों ने ऊपर से सीटियां तो हमने देखा कि ऊपर से पत्थर बहुत ऊपर तक जा रहा है मलबा। तो मैंने सभी को बोला कि भागो भागो भागो। सभी चिल्लाने लगे। तो इतने में विद इन 10 सेकेंड ये काम हो गया सर। 10 सेकेंड में इतना मलबा 40-40 मीटर आप देख रहे हो। चारों साइड आप कैमरा भी घुमा लीजिए, देखो कितना मलबा आया होगा। तो सर यही है, बाकी तो अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। नुकसान की बात जहाँ तक है वो बहुत ज्यादा हो रखा है। जान माल लोकल से लेकर कंपनी में जितने भी लोग थे, बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे हैं। अभी 2-4 लोगों को देखा है मैंने इधर कंपनी के। और लोकल लोगों की तो जिन लोगों की अभी तक सूचनाएं हैं हमारे पास 3-4 लोगों की जो यहाँ पे रेणी ग्राम सभा के अंतर्गत, दोनों ग्राम सभाओं के अंतर्गत 3-4 लोगों की अभी लापता होने की सूचना मिली है हमको। चमोली का जोशीमठ हमेशा की तरह सर्द था। लोग बेखबर थे कुदरत के इस क्रूर तांडव से।
जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर रेड़ी गांव के पास ग्लेशियर टूटा और ऐसा टूटा कि तोड़ता गया बैराज, तोड़ता गया चट्टाने, तोड़ता गया पावर प्रोजेक्ट, तोड़ता गया घर, तोड़ता गया आस, तोड़ता गया सांस। ग्लेशियर टूटा तो पारावार बहा और पारावार के विस्तार ने धौली नदी को आपे से बाहर कर दिया। धौली नदी का पानी आपे से बाहर होकर बंटाधार करने के इरादे से बहा। देखिए, चमोली के मलारी को जोड़ने वाला पुल भी सैलाब में बह गया। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। गए 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 गए। एक तरफ हरहराते हुए पानी हाहाकार मचाते हुए आगे बढ़ रहा था, दूसरी ओर लोग भाग रहे थे धार में बह जाने से खुद को बचाने के लिए। जहां बस्तियां थी वो मलबे हो गए, जहां घर थे वो नदियां हो गए। महादेव के मोहल्ले में कुदरत ने तांडव किया है। ये तांडव याद दिलाता है 2013 की। ये तांडव सिहराता है बिल्कुल वैसे जैसे 2013 में तबाही मची थी। इस बार भी आपदा में फंसे हैं लोग, सबकी एक ही पुकार कि हे भगवान बचा लो जान। चमोली से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। तो उत्तराखंड के चमोली में कहर बनकर यह ग्लेशियर टूटा है, लेकिन अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि किन परिस्थितियों में कैसे और कहां पर ये सब कुछ हुआ है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में आपदा आई कैसे। आज सुबह चमोली में जो ग्लेशियर है वो फटा और ग्लेशियर की बर्फ धौलीगंगा नदी में आ गई। नदी में उफान के बाद पानी तेज बहाव के साथ बढ़ने लगा, जिससे बाढ़ जैसे हालात इस पूरे इलाके में हो गए। तो ये पूरा जो हिस्सा है पहाड़ों का आप देख रहे हैं। ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन में सबसे ज्यादा तबाही मची। तपोवन में जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट बर्बाद, रैणी और जो लाता गंगा वहां पर नदी है, दो गांव रैणी गांव और लाता गांव, वहां पर पानी भर गया, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मलारी इलाके में सड़कें बही, कहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। सीमा सड़क संगठन का पुल बह गया। अलकनंदा नदी से सटे गांवों पर खतरा बना हुआ था काफी देर तक। पीपल कोटी पावर प्रोजेक्ट पर भी असर दिखा है। तो ग्लेशियर फटने के बाद जो तबाही मची उसकी जद में दो पावर प्रोजेक्ट्स आए। पहला पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और दूसरा जो पावर प्रोजेक्ट है वो है तपोवन पावर प्रोजेक्ट। दोनों ही प्रोजेक्ट्स इसकी चपेट में आए और इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। वैज्ञानिक कम बर्फबारी को ग्लेशियर टूटने की वजहों में एक मान रहे हैं। उनका कहना है कि जो कम बर्फबारी हुई है, बर्फबारी से ग्लेशियर मजबूत होते हैं। ज्यादा जब बर्फबारी हो तो ग्लेशियर मजबूत हो जाते हैं। हिमालय का बढ़ता तापमान भी ग्लेशियर टूटने की वजह। हिमालय क्षेत्र में कंक्रीट के इस्तेमाल का तापमान पर असर पड़ा है और ये वो है जिस पर सबको नजर डालनी होगी। ये वो नुकसान है जो हम इंसान कर रहे हैं। कंक्रीट के इस्तेमाल से बढ़ता है तापमान और ये तापमान बढ़ने की वजह से क्या ये ग्लेशियर टूटा, ये सब कुछ कहा जा रहा है। तो त्रासदी के बाद अब चमोली में चुनौतियों का अंबार है, क्योंकि पुल टूटने से गांव का संपर्क कट गया है। रास्ता बंद होने की वजह से मुख्यालय तक पहुंचना मुश्किल है। लोग लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। मुश्किलें हर जगह सर उठाए बैठी हैं। पीने का पानी, पीने का, आप सोचिए खाने पीने का हर चीज का संकट हो रहा है। मदद के लिए इस आपदा में सुरक्षा बल ही सहारा है। इससे पहले कि हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, जरा ये आपदा का असर आपको दिखा दें कि अब यहाँ जान बचाने का संकट किस तरह से आया हुआ है। रहने का संकट है, खाने पीने का संकट है, रोजगार का संकट भी है। ये तमाम मुश्किलें हैं जो अब संकट बनकर सामने आ गई हैं। चमोली से आ रही तस्वीरें भयानक जरूर है, मगर लोगों को इस आपदा से निकालने की कोशिशें भी तेज हैं। रेस्क्यू टीमें हर जगह लोगों को राहत पहुंचा रही हैं, बचा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भी उस पूरे इलाके का दौरा किया है। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की नजर है।
किताबों में लिखा है कि पहाड़ों का पानी मैदानों की ओर बढ़ता है तो समृद्धि लाता है, लेकिन कैसी किताब, कैसी समृद्धि, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ उलट है। जो आंखों से सीधे सीधे दिखता है वो विनाश है, और विनाश जिन पर बरपा है वो बदहवास है। ग्लेशियर की इन तस्वीरों में कुदरत का कोहराम है। पानी की ये तेज गर्जना दिलों को दहशत में डाल देने वाली है। ग्लेशियर टूटने के बाद कल कल कर बहने वाली नदी देखते ही देखते काल बन गई। और अपने तेज बहाव के साथ तबाही का तांडव शुरू कर दिया। ये खौफनाक मंजर देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के रैली गांव का है, जहां ग्लेशियर टूटने के बाद बड़ी तबाही मची है। कुदरत के इस कहर की खबर आते ही केंद्र और प्रदेश सरकार हरकत में आ गई और प्रशासन ने फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। डैम के आसपास की सभी साइट्स को खाली करा लिया गया है। साथ ही नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। हादसे के बाद पीएम मोदी ने गृह मंत्री से बात की। उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 16 दिनों में दूसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। हल्दिया में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे की। उन्होंने कहा कि हम एक तरफ मां गंगा की छोर पर हैं, लेकिन गंगा का जो उद्गम स्थल है वहां पर प्राकृतिक आपदा पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इसी के साथ वहां के लोगों को एक बड़ा भरोसा देने की भी कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम से बात कर हर मदद का भरोसा दिया। साथ ही गृह मंत्री खुद भी उत्तराखंड का दौरा करेंगे। टीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई और वायुसेना को भी अलर्ट कर कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए। उत्तराखंड के सीएम मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह न फैलाने की अपील की है। साथ ही सीएम ने बताया है कि पानी का बहाव भी कुछ कम हुआ है। देखिए, जो लोग अभी पुलों के अभाव में और पुल जो बह गए के कारण जो कट गए हैं, तो पहली चीज तो उनके लिए कोई राशन की कमी न हो, खाने की कमी न हो। और अब जो हमारे बैगी ब्रिज हैं उस तरह के कुछ यहाँ पर भेजेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी एक तरह से फंस गए हैं तो उनको मदद पहुंचाई जाए। इस आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को हुआ है, जहां काम करने वाले ज्यादातर मजदूर लापता बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ शव भी बरामद हुए हैं। साथ ही कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही गंगा से सटे यूपी के शहरों में भी अलर्ट है। गृह मंत्रालय समेत सरकार और प्रशासन का पूरा अमला हालात पर नजर बनाए हुए है, ताकि कुदरत की तबाही के बीच लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। चमोली से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।
वाकई पानी की ताकत और प्रकृति का ये वार सबसे मुश्किल घड़ी है उत्तराखंड के लिए। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तरफ से, पीएमओ की तरफ से कुछ ही देर पहले ट्वीट करके जानकारी दी गई है। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 4 लाख पहले से ही राज्य सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी और मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से और 50,000 रुपए जो लोग घायल हुए हैं उन्हें भी दिया जाएगा। आइए आपको लिए चलते हैं। चित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। चित्रा, आज प्रधानमंत्री का हल्दिया का ये पश्चिम बंगाल का दौरा, बल्कि सुबह से ही जहां वो असम भी गए थे, ये इस आपदा के साए में हुआ है और वो उनकी बातों में भी साफ दिखा। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। इसकी शुरुआत उन्होंने असम से ही कर दी थी। हालांकि ये दोनों अलग अलग कार्यक्रम थे, लेकिन असम में पहुंचते ही जैसे ये खबर उनको लगी, उसके तुरंत बाद उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बातचीत की। हर संभव मदद का उनकी ओर से भरोसा दिया गया और इसी के साथ ही जितनी भी रेस्क्यू टीमें हैं उनकी रवानगी की बात की गई। असम के दौरे के दौरान ही उनकी ओर से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई। लेकिन जैसे ही वो पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, हल्दिया में उनकी रैली थी। वैसे तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस तरह की प्राकृतिक आपदा आई है, उसने हर किसी को परेशान और दुखी करके रखा है। आपदा की इस घड़ी में न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरा का पूरा देश उनके साथ मौजूद है और इसी की वजह से जैसा कि आपने जानकारी दी, कुछ देर पहले प्रधानमंत्री राहत कोष की ओर से 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया। इसके अलावा लगातार जितनी भी टीमें हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की हो, एसडीआरएफ की हो, सेना, भारतीय सेना की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। और यकीनन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं अंजना, वो अपने आप में बेहद भयावह, क्योंकि ये तस्वीरें अभी तक की जो दिखाई दे रही है, इससे बहुत बड़ी तस्वीर अभी आना बाकी है। क्योंकि एनडीआरएफ की ओर से भी कहा गया है कि 48 घंटे तक अभी रेस्क्यू की टीम को पूरी तरह से लगना होगा, तभी स्थिति को काबू में कहा जा सकता है किया जाना। और इसके साथ ही जो जलस्तर, ग्लेशियर टूटने की वजह से जलस्तर बढ़ा है, तबाही की तस्वीरें तो लगातार हमारे दर्शक देख ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा श्रीनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगा, उत्तर प्रदेश में गंगा जहां जहां से बहती है वहां भी खतरा बना हुआ है। इन तमाम बातों के मद्देनजर सरकार लगातार अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। न सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है, बल्कि उससे सटे हुए तमाम जो दूसरे जिले हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। अंजना, बिल्कुल। हालांकि 2-3 जो राहत की खबर आई नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद, उसमें एक यही है कि जो जल स्तर है उसको लेकर अभी खतरा वैसा नहीं है जैसा दिन में जाहिर किया जा रहा था। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है बारिश भी अगले 2 दिन नहीं होगी, ऐसा उसी कमेटी ने कहा है। इसलिए भी ये पूरा खतरा थोड़ा सा पहले से कम दिखाई देता है। इस बीच आपको बताएं, उत्तराखंड पूरे 7.5 साल बाद इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा को झेल रहा है। चमोली ग्लेशियर हादसे के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल तो गृहमंत्री महाराष्ट्र में थे, लेकिन दोनों ने वहीं से हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा उत्तराखंड के साथ खड़ा है पूरा भारत। देवभूमि उत्तराखंड की इन तस्वीरों ने साल 2013 की बुरी यादों को एक बार फिर ताजा कर दिया। हम आपको हादसे वाली जगह यानी चमोली जिले के रैणी गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसका इलाका ग्लेशियर फटने के बाद देखते ही देखते डूब गया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। ये संयोगी है कि गंगा उत्तराखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। हल्दिया में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा से की और राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 16 दिनों में दूसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे।
हल्दिया में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे की। वहां के लोगों को एक बड़ा भरोसा देने की भी कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की गई, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर चुन चुन कर उन्होंने हमला किया। कहा परिवर्तन की बात करके 2011 में आकर अपनी सरकार उन्होंने बना ली, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार और टोलेबाजी में ये सरकार लिप्त हो गई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लगातार सरकार और एजेंसियों के संपर्क में होने की बात कही थी। प्रधानमंत्री की तरह गृह मंत्री दिल्ली में नहीं थे, वो महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में थे, जहां से उन्होंने उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची है और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने की। लोकसभा के नतीजे ने बीजेपी में ऐसा दम भरा कि अब बंगाल की सत्ता करीब दिखने लगी है। बीजेपी हुंकार भर रही है, जिससे वहीं ममता के गढ़ में खलबली मची है। कल तक जो पार्टी के स्तंभ थे वो पाला बदलकर ममता के खिलाफ ही मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी बंगाल में विजय पथ बना रही है तो दीदी के खेमे में खलबली है, भगदड़ है। कल तक जो ममता के खासम खास थे अब वो पाला बदल रहे हैं। सबसे बड़ा झटका ममता के नंबर 2 रहे शुभेंदु अधिकारी ने दिया। नंदीग्राम की जंग से सत्ता तक पहुंचने वाली ममता बनर्जी को अब नंदीग्राम से ही चुनौती मिल रही है। अरे आमी काल के बोलेছি दू জায়গায় দাঁড়াতে দেব না, নন্দীগ্রামেই দাঁড়াতে হবে। নন্দীগ্রামেই দাঁড়াতে হবে। কে দাঁড়াবে আমি জানি না, বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতারা ঠিক করবে। বিজেপিতে এভাবে মঞ্চে ব্যক্তিবাদী দল নয়, নাম ধরে জিন্দাবাদ দেওয়া যায় না, স্বাগতম বলতে হয়। আমি বলেছি তোমাকে আপনাকে নন্দীগ্রামে দাঁড়াতে হবে। নন্দীগ্রামে আপনি দাঁড়ান, পদ্ম ফুল নিয়ে যে দাঁড়াবে 1.5 লাখ ভোটে হারাবো বলেছি। আর বিজেপি করা মানে আজকে আরেকটা ফ্যাশন হয়ে গেছে। ফ্যাশনটা কি বলুন তো? চুরি করে চুরি করার টাকা রাখার ব্যাংক হচ্ছে বিজেপি, অর্থাৎ লুটেরাদের প্রোটেকশন দিচ্ছে। লুটেরা যাদের টাকা অনেক হয়েছে সেই টাকাটা সংরক্ষিত করবার জন্য বিজেপি হচ্ছে বড় আইডেন্টিটি কার্ড। शुभेंदु के बीजेपी में आने के बाद टीएमसी में भगदड़ शुरू हो गई। शुभेंदु अधिकारी के साथ एक सांसद और 5 एमएलए भी बीजेपी में शामिल हुए। पिछली 2 फरवरी को डायमंड हार्बर से टीएमसी विधायक दीपक हल्दर भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए। 30 जनवरी को टीएमसी विधायक राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया और प्रबीर घोषाल भी बीजेपी में आ गए। 20 जनवरी को टीएमसी एमएलए अरविंद भट्टाचार्य भी बीजेपी के पाले में आ गए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दम दिखाया तो ममता का किला दरकने लगा। 2014 में बीजेपी को सिर्फ 2 ही सीटें मिली, लेकिन 2019 में न सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ी बल्कि वोट प्रतिशत भी टीएमसी के करीब पहुंच गया। 2019 के नतीजों से गदगद बीजेपी को बंगाल की सत्ता दिखने लगी थी। बीजेपी ने लक्ष्य बड़ा रखा, पूरा जोर लगाया। तमाम बड़े नेता बंगाल की दंगल में कूद गए। अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष ने खुद बागडोर संभाली। केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। दूसरे राज्यों के जनाधार वाले नेताओं को मैदान में उतारा गया। कोशिश नई इबारत लिखने की है, पर सवाल अब भी यही है कि क्या ममता का किला 2021 में ढह जाएगा? क्या ममता आसानी से हार मान जाएंगी या जुझारू ममता अपनी कुर्सी बचा लेंगी? इंद्रजीत कुंडू, पौलमी साहा के साथ चित्रा त्रिपाठी, मालदा, आज तक। उत्तराखंड में सुबह तबाही मची और इस आपदा की तस्वीरें हम शुरुआत करेंगे कुछ ही देर में। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लाइव आज तक पर जुड़ेंगे, लेकिन ये एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पावर प्लांट पर ये कहर टूटा है आज की इस आपदा का। ये हिमस्खलन जिसे कहा जा रहा है, जब वो इस पावर प्लांट तक पहुंचा और फिर जो उसकी हालत हुई, ये हम आपको एनिमेशन के जरिए इस वक्त दिखा रहे हैं। सैलाब में कैसे ढह गया पावर प्रोजेक्ट, ये उसी का एनिमेशन है जो आप इस वक्त देख रहे हैं।
और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। त्रिवेंद्र जी, आपदा, भारी आपदा का दिन आज उत्तराखंड के लिए। सबसे पहले तो शुरुआती जानकारी, क्योंकि आपने तमाम इलाकों का दौरा किया है जो प्रभावित रहे हैं, आपने क्या देखा, राहत कार्य कहां पर पहुंचा है और कितने बड़े नुकसान का अंदेशा है, कितने लोगों की जिंदगियां खोने का अंदेशा है? रावत जी। अंजना जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और आपके चैनल का कि ऐसे समय पर जो तमाम तरह की अफवाहें फैलती हैं वो अफवाहें आज नहीं फैल पाई और उसमें आपका बहुत बहुत सहयोग रहा है। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जो आज ये जो आपदा आई है, इसमें ऋषि गंगा, ये जोशीमठ से जब हम आगे जाएंगे तो उसके कारण उसमें 4 छोटे झूला पुल और जो रेणी गांव में जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट था, ये बिल्कुल पूरी तरह वॉश आउट हो गया। ये 2020 में ही इसमें बिजली बननी शुरू हुई थी और 13 मेगावाट का लगभग ये प्रोजेक्ट था। आज वहाँ पर कोई भी अवशेष नहीं है और इसलिए उनको ये कह सकते हैं कि 100% लॉस डेवलपर को हुआ है। उससे जब हम 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलेंगे तो वहाँ पर तपोवन नामक जगह पर NTPC का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट ये निर्माणाधीन था और जिसमें बड़ी संख्या में लेबर काम कर रही थी। ये रेणी वाला जो प्रोजेक्ट है, इसमें 35-36 लोग काम पर थे, जिनमें से 5-6 लोग सुरक्षित हैं। इसमें 2 पुलिस के जवान जो वहाँ पर सुरक्षा ड्यूटी के लिए रहते थे वो भी उसमें काल कवलित हुए हैं। और तपोवन वाला जो प्रोजेक्ट है, इसमें 2 टनल हैं। एक टनल जो अंदर 150-200 मीटर तक ही वो जा पाए, क्योंकि अंदर भी पूरा दलदल बना हुआ है और उसमें चल नहीं सकते हैं, तख्ते रख करके और उनके ऊपर जान जोखिम में डालकर ही वहाँ पर प्रवेश वो कर पाए हैं। लेकिन हाँ, उसका जो मुहाना है वो खुल गया है और कल फिर वहाँ पर हमारी टीमें जाएंगी। ITBP, सेना और जो स्टेट की हमारी जो SDRF है, ये सारे विशेषज्ञ वहाँ पर पहुँच गए हैं। भारत सरकार ने भी 150 NDRF की टीम भेजी है, जो अभी 2 घंटा पहले देहरादून से तक हवाई जहाज से आई और यहाँ से उनको बाई रोड वहाँ के लिए उनको भेज दिया गया है। सेना के 3 हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स का भी एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर है, प्रशासन पूरा वहाँ पर मौजूद है। मैं स्वयं जब मुझे खबर मिली तो मैं तुरंत वहाँ के लिए मैंने प्रस्थान किया था जी। और अभी तक जो मिसिंग है तो वो 130-135 के आसपास, इससे अधिक भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कम भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी अभी वहाँ पर इस स्थिति में नहीं है। कंपनी के लोग भी इस स्थिति में बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सब रेस्क्यू में इस समय लगे हुए हैं। सबसे पहला लक्ष्य इस समय तक जान बचाने का है और अभी तक 8 बॉडी रिकवर हुई हैं जी। बाकी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है जी। पूरी जानकारी आपने दे दी विस्तृत। अब कुछ सवाल हैं। आपने बताया कि एक बड़ी सुरंग है जिसमें ज्यादा लोग हो सकते हैं, क्या कोई संख्या है हमारे पास सर? क्योंकि जो छोटी सुरंग थी उसमें ITBP के अधिकारियों ने बताया कि वो फोन से उन लोगों में के साथ संपर्क में थे, तो क्या वहां पर भी ऐसी कोई निश्चित संख्या है हमारे पास कि कितने लोग? जी अंजना जी, इसमें 2 टनल हैं। एक टनल जो छोटी टनल थी वो तो संपर्क में थे फोन पर और उनसे हमने स्वयं बातचीत की, उनको हमने ढांढस बंधाया कि आप हिम्मत रखिए, आपको निकाल लिया जाएगा, और वो निकाल भी लिए गए हैं। लेकिन जो लंबी टनल है, जो लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है, ये अप स्ट्रीम में कहना चाहिए हमको, उनसे कोई संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। जब हमारी टीम वहाँ अंदर गई 150-200 मीटर के करीब, तो वहाँ उन्होंने ज़ोर ज़ोर से उनको आवाज़ें देकर भी कोशिश की कि वो कुछ बोले, लेकिन हो सकता है कि वो ज़्यादा अंदर हों या उन तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, तो अभी उनके बारे में कुछ भी बता पाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। कल वहाँ पर और एक्सपर्ट्स की टीम वहाँ पर पहुँच रही है,
दिक्कत अंजना जी ऐसी है कि जो टनल का जो मुहाना है और जहाँ तक सड़क है वो लगभग 150 मीटर है, और इस 150 मीटर में लगभग 35 फुट गहरा मलबा आ गया है जिसमें कोई व्हीकल नहीं चल पा रहा है। और जो हमारे जवान हैं वो भी तख्ते डालकर, लकड़ी के तख्ते डालकर और अपनी जान जोखिम में डालकर उधर आगे निकल रहे हैं जी। तो उससे जो रेस्क्यू में जो सफाई करनी है टनल की, उसमें दिक्कत आ रही है। तो अब हम लोग कल प्रयास करेंगे कि कुछ और उसके लिए कोई तरीका निकाला जाए, लेकिन मशीनें सब उपलब्ध हैं वहां पर, लेकिन मशीन उसमें चल नहीं सकती है, तो मैनुअल ही वहां पर प्रयास हो रहा है। जी। अच्छा, सड़कें कौन कौन सी प्रभावित हुई हैं सर, क्योंकि आप इस पूरे इलाके में आज गए, क्या कुछ मुख्य सड़कें भी हैं जो प्रभावित हो गई हैं जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन, पहाड़ों में हर जगह पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है राहत कार्य का, तो क्या ऐसी भी सड़कें हैं जो प्रभावित हुई हैं? ये जो ऋषि गंगा जो नदी है उस पर एक मोटर ब्रिज था जो हमारी ग्रेफ ने जिसको बनाया था, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है और ये चाइना बॉर्डर की तरफ ये सड़कें जाती हैं। वहाँ से कुछ ही दूर पर हमारा बड़ा होती जो बॉर्डर है वो उसका ही ये मुख्य मार्ग है। तो मार्ग को तो कोई क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन ऋषि गंगा में ये जो तमाम जो आज आपदा आई है उसके कारण जो पुल था वहाँ पर, जो लगभग 60 मीटर लंबा पुल था, वो पूरी तरह वॉश आउट हो गया है। तो हम एक हफ्ते के अंदर हमारी कोशिश है कि वहाँ पर हम वैली ब्रिज बना दें। उसके लिए सेना का भी सहयोग लिया जा रहा है और हमारी जो PWD है, हमारे पास भी कुछ पहाड़ों में हम कुछ ऐसे वैली ब्रिज रखते हैं, तो हमारी कोशिश है कि उसको जल्दी से जल्दी हम लोग जोड़ दें। उसके अलावा 4 झूला पुल थे जो लोग पैदल उनसे नदी को आर पार करते थे, वो भी वॉश आउट हुए हैं। लगभग हमारे 17 गांव सभाएं हैं उधर, जिनमें से 7 गांव तो माइग्रेट हो जाते हैं सर्दी में, वो नीचे चमोली गोपेश्वर के आसपास, चमोली के आसपास, कर्णप्रयाग के आसपास माइग्रेट हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी 11 गांव सभाएं हैं वो अभी सड़क मार्ग से कट गई हैं। वहाँ पर जो हमारे पास तमाम तरह की जो उनके लिए आवश्यकताएं हैं, उसके लिए हमारे पास लोकल भी हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं और भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर हमको उपलब्ध कराए हैं जी। कल वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर और वहां पर आ जाएंगे। तो आप बता रहे हैं सर कि 12 गांव सभाएं हैं, आपने रैनी गांव का जिक्र किया। अच्छा, पहाड़ों पर अक्सर जो रिहायशी इलाके हैं वो अलग अलग जगहों पर आइसोलेटेड भी कुछ घर और ये सब होते हैं। इस प्रलय के रास्ते में क्या आपके पास जानकारी है कि इस प्रलय के रास्ते में ऐसे कुछ रिहायशी इलाके आए हों? देखिए अंजना जी, रिहायशी इलाका जो हमारे मजदूर थे जो टनल में काम कर रहे थे वही इससे प्रभावित हुए हैं, बाकी कोई भी गांव इससे प्रभावित नहीं हुआ। एक चीज और रही कि संडे के दिन जो स्थानीय लोग हैं वो छुट्टी कर लेते हैं, संडे को वो छुट्टी का दिन मनाते हैं अपना। तो ये संयोग कहिए कि स्थानीय जो लेबर थी वो आज पूरी तरह छुट्टी पर थी। 5-6 लोग वहाँ पर डेथ हुई है या मिसिंग हैं, जिनमें 2 तो हमारे जो भेड़ बकरी वहाँ पर पालते हैं, उनकी भेड़ और बकरियाँ भी सही तो लोग वहाँ से मिसिंग हैं, और उसके अलावा 3-4 स्थानीय लोग और मिसिंग हैं। बाकी गांव को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची है और अन्य सड़कों को भी किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची है। अब मैं रावत जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने भी शुरू में हिमस्खलन शब्द का प्रयोग किया, क्या इसके बारे में पुख्ता जानकारी है कि किन परिस्थितियों में क्या वाकई एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, वो बहा और जो कुछ उसके रास्ते में आया उसको लेकर आगे बढ़ा, क्या हुआ दरअसल, इसके बारे में अभी तक क्या पुख्ता जान? जी अंजना जी, इसके बारे में तो अभी जो लोग इसके अध्येता हैं वो इसके बारे में उनको कहा है कि जो हमारा जो इसरो है और यहाँ पर हिमालयन एक रिसर्च सेंटर है हमारा, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडी, तो हमने उन अपने अधिकारियों से कहा कि उनसे संपर्क करके इसका पता लगाएं कारण क्या था। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस रेस्क्यू पर है कि जो लोग, जिन लोगों को बचाया जा सकता है उनको हम बचाएं, और ये सब चीज़ें जो वैज्ञानिक हैं वही इसके बारे में अधिकृत हमको बता पाएंगे, तभी हम आपको सही जानकारी दे पाएंगे।
एक आखिरी सवाल रावत जी आपसे, क्योंकि आप एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो कि प्राकृतिक रूप से इतनी खूबसूरत जगह है जहां पर लोग सैलानियों के तौर पर भी जाते हैं और जो जीते हैं वो बड़े जिंदा दिली से जीते हैं। इसीलिए क्या कई लोगों के इस सवाल में दम है कि विकास और प्रकृति के बीच का संतुलन कहीं पर हमको तलाशना होगा और उसमें आई कमियों और गड़बड़ियों की वजह से ऐसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है? अंजना जी, हम लोग हिमालय के लोग हैं और हमारे किस तरह से नदियों में बांध बन गए, फिर वो टूट गए, फिर कितने पुलों को बहा कर ले गए, कितनी मौतें हुई हैं, ये तमाम हमारे लोकगीतों में इस तरह की उल्लेख हमको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। बड़ी चुनौती है आपकी सरकार के लिए और देश के भी सामने, और आपका ये पूरा जो मिशन है राहत कार्य का, उसमें आप सफल हो, ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रावत जी। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के साथ अपना रथ पश्चिम बंगाल की सड़कों पर दौड़ा दिया है। पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है, आखिर ममता के किले को बीजेपी कैसे भेदेगी, इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने। भारी भीड़ देखकर गदगद जेपी नड्डा साहब इस वक्त आ चुके हैं मंच पर। आपको बता दें, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दी है। जोशीला भाषण और उसके जरिए ममता बनर्जी को सरकार की कुर्सी से उखाड़ फेंकने की हुंकार। सर, सफल हो पाएगी बीजेपी? बिल्कुल। मैं जो देख रहा हूँ वातावरण, मैं बंगाल कई बार आया हूँ और मैं तब भी आया था जब मुझ पर अटैक हुआ था, उसके बाद भी आया था, 10 दिसंबर को भी आया था, 10 जनवरी को भी आया था। 10 दिसंबर से 10 जनवरी में जो मैंने फर्क देखा और आज जो मैं फर्क देख रहा हूं, स्पष्ट बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। उन्होंने ममता जी को भेजने का तय कर लिया है और कमल को खिलाने का उन्होंने निश्चय कर लिया है। विकास चाहती है बंगाल की जनता, ये उत्पीड़न से आजादी चाहती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है और मुख्य धारा में शामिल होकर के जो एस्पिरेशंस वो अन्य स्टेट में मोदी जी के नेतृत्व में देख रही है, वो बंगाल में भी उतारना चाहती है। गरीब जनता को जिस तरीके से उन्होंने गरीब रखा है और उनको हमेशा प्रताड़ित रखा है, उससे आज बंगाल अपने आप को निजात पाना चाहता है। लेकिन परिवर्तन रथ यात्रा को इजाजत नहीं मिली थी, उसके बावजूद बीजेपी अपनी रथ यात्रा अब निकाल रही है। ममता बनर्जी की सरकार की ओर से इजाजत क्यों नहीं दी गई, क्या नजर आता है? देखिए, वो प्रजातंत्र का गला घोटना उनका स्वभाव है, उनका कल्चर है, उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। इसलिए विचार की लड़ाई लड़ने की न उनमें ताकत है, न ही सामर्थ्य है, न ही इच्छा शक्ति है और हम विचार की लड़ाई से उनको परास्त कर चुके हैं। बंगाल की जनता साथ जुड़ चुकी है। उन्होंने कभी परमिशन नहीं दी, कोई सी भी रैली की परमिशन नहीं दी है। वो तो कभी चाहते नहीं है कि यहाँ पर टीएमसी छोड़ करके या उनकी आवाज सुन करके कोई और किसी और की आवाज आ सके। ऐसे में आप लोग कह रहे हैं, अगर ऐसा होता नहीं तो उन्होंने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया था? अगर ऐसा होता नहीं तो उन्होंने मेरे नाम के साथ विश्लेषण लगा करके, विशेषण लगा करके बंगाल की संस्कृति को क्यों निरादर किया था? वो इस टेम्परामेंट के नहीं है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर माहौल बिगाड़ना चाहती है बीजेपी अपनी इस रथ यात्रा के जरिए, और जय श्री राम पर आप लोग लगातार ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब तानाशाही और तानाशाही मिजाज को जब जब चैलेंज किया गया है तो उन्होंने हमेशा इसी तरीके के आर्गुमेंट दिए हैं, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटिशर्स भी यही कहते थे, उसके बाद भी कई सरकारें आई जिन्होंने तानाशाही को आगे बढ़ाया है। उनमें से ममता जी भी एक सरकार हैं, मिसेस गांधी ने भी एक बार इमरजेंसी में यही बातें कही थी। सब धाराशाही हो गए और यह भी इतिहास के पन्नों में इसी तरीके से दर्ज हो जाएगा। सर, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव पीएम चुनने का था, अभी सीएम चुनने का है, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री कौन होगा आपका? ये हम लोग हमेशा तय करते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी का विषय होता है। कई प्रदेशों में हम नेता डिक्लेयर करते हैं, कई प्रदेशों में हम नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कमल को मिलता है। रथ यात्रा जारी रहेगी, रथ यात्रा जारी रहेगी। हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला आप देखिए, बुलंदी देखिए, वो सब लोग जाएंगे। और मैं फिर बताना चाहता हूं, मैं जमीन से आया हुआ आदमी हूं। जब सही विचार लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं तो सब रास्ते खुल जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले बंगाल में श्री राम के नाम पर राजनीति भी जोर पकड़ती जा रही है। बीजेपी इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही।
देश के लोगों के रोम रोम में बसे श्री राम के नाम पर बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सनातनी संस्कृति वाले देश में राम का नाम भी सियासी हो गया है और इस सियासत का केंद्र बना हुआ है पश्चिमी बंगाल। राम के नाम को बीजेपी अपनी विचारधारा और विरासत से जोड़ती रही है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के चुनावी रैलियों में भी जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन श्री राम के इन्हीं नारों का विरोध कर ममता ने बीजेपी को हमले का बड़ा मौका दे दिया है और बीजेपी इस बहाने ममता की सियासत को हिंदू विरोधी साबित करने में जुटी हुई है। मालदा की रैली में भी जेपी नड्डा ने जय श्री राम के नारे पर ममता दीदी की नाराजगी की वजह पूछ डाली। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते, मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता? क्यों गुस्सा आता? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलते। श्री राम के नाम पर नारेबाजी को लेकर ममता बनर्जी कई बार सरेआम अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी हैं और बीजेपी बार बार इस बहाने उन्हें घेरने में लगी हुई है। कल विधानसभा में जब ममता बजट पेश कर रही थी तो बीजेपी के विधायकों ने सदन में जय श्री राम के नारे लगाकर वॉकआउट कर दिया। इस विवाद ने सबसे ज्यादा तूल तब पकड़ा जब हाल में सुभाष जयंती के कार्यक्रम में पीएम मोदी के सामने जय श्री राम के नारे लगे तो नाराजगी जताते हुए ममता मंच से उतर गई थी। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम को कोई डिग्निटी होना चाहिए। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के कुछ नेता जीत के लिए राम नाम की राजनीति को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। 2 दिन पहले ही वर्धमान में ममता सरकार के मंत्री स्वपन देवनाथ ने राम सीता मंदिर का उद्घाटन किया तो बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति बता दिया। विधानसभा चुनाव से पहले जय श्री राम के नारों पर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में खींचतान बढ़ती जा रही है और बीजेपी इसे हिंदुत्व से जोड़कर बढ़त बनाने में जुटी है। इंद्रजीत कुंडू, पौलमी साहा के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक।